हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम सीरीज़ में मॉक टेस्ट हमने स्टार्ट किए थे। हम 2 दिन पहले 13 अप्रैल से हमने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। 13 अप्रैल को हमने पहला मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था। उसी सीरीज़ में आज हम सेकंड मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। आज के मॉक टेस्ट में हम 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन्स होंगे और कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चंस और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। इससे पहले कुछ पहले मॉक टेस्ट में कुछ स्टूडेंट्स से कमेंट आए थे कि हम इसमें ज्योग्राफी इंक्लूड नहीं है सिलेबस में और मेडिएवल हिस्ट्री इंक्लूड नहीं है। तो आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखा होगा। आई होप आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही होंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे या अदर स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसमें आपने यूपीएससी के सिलेबस में देखा होगा, जो प्रिलिमिनरी का सिलेबस है वो उन्होंने एकदम वेग सिलेबस है, उसको ज़्यादा उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया है। लेकिन वो फिर भी उसमें कहीं पर भी एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं की गई है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात नहीं की गई है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह इस सिलेबस में भी आप यूपीएससी ईपीएफओ में हालांकि ज्योग्राफी के सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी फर्स्ट मॉक टेस्ट में कि आप इसको सिर्फ यूपीएससी ईपीएफओ के ही पर्सपेक्टिव में तैयारी ना लें, क्योंकि आप आगे आने वाले 2-3 महीने में बहुत सारे स्टेट सर्विसेज के भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो आप इस हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हमने इसको कवर किया है, जिसमें आपकी सिविल सर्विसेज के से रिलेटेड जीएस की भी तैयारी होती जाएगी और साथ ही यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ और अपर पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं आने वाले 2-3 महीने में, उससे भी रिलेटेड जीएस के आपका पोर्शन कवर होता जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप अगर ज्योग्राफी इंक्लूड है तो वो आपके किसी काम की नहीं है। तो ज्योग्राफी और एग्ज़ाम्स में तो पूछी जाती है जीएस में, तो आप उससे रिलेटेड भी आपकी तैयारी तो हो ही रही है, आपका टाइम थोड़ी वेस्ट हो रहा है इसमें। तो शुरू करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही कथन चुनिए। आज अब हमारे सारे ही लेक्चर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, बाइलिंगुअल टेस्ट रहेंगे। हमने सारे ही टेस्ट बाइलिंगुअल ही बनाए हैं आपके लिए, ताकि जो हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भी किसी तरह की परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कन्नूर में स्थापित किया। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया एट कन्नूर। स्टेटमेंट 2, पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कोचीन में स्थापित किया। द पोर्तुगीज एस्टेब्लिश्ड देयर सेकंड फोर्ट इन इंडिया इन कोचीन। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन में 1503 में स्थापित किया था, जबकि यहाँ स्टेटमेंट में बताया गया था कन्नूर में, और दूसरा दुर्ग कोचीन, जबकि यहाँ एकदम शफल किया गया है स्टेटमेंट्स को। पहला दुर्ग पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित किया था और दूसरा कन्नूर में। दूसरा दुर्ग कन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस समय हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट कर्नाटिक वार टुक प्लेस? ऑप्शन है 1740 से 1748 के मध्य, ऑप्शन बी 1748 से 1751 के मध्य, ऑप्शन सी 1725 से 1732 के मध्य, या ऑप्शन डी 1730 से 1740 के मध्य। आप यहाँ पर यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अधिकतर क्रोनोलॉजी बेस्ड, जैसे कि आपने बहुत सी बार ये सुना होगा, लोगों से एक परसेप्शन है कि यूपीएससी स्पेशली फैक्ट्स पर फोकस नहीं करती है, जबकि ऐसा नहीं है। वो इनडायरेक्टली फैक्ट्स पर फोकस करती है। डायरेक्टली आपसे फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कहीं पर क्रोनोलॉजी अगर वो बनाने के लिए दे देते हैं, 3-4 इनमें इवेंट दे देते हैं और उसको कहा जाता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कीजिए, तो जाहिर सी बात है आपको जब उनके ईयर पता होंगे, यानी कि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पास होगी, तभी आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछती है। यूपीएससी इनडायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, डायरेक्टली नहीं पूछेगी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। यहाँ तो मैंने आपको एक रिवीजन के लिए या मॉक टेस्ट की दृष्टि से दे दिया है, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे। आपको दे देंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इन सबको अरेंज कीजिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। इस तरह क्वेश्चन सेट कर सकती है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज, इसी तरह क्वेश्चन सेट करते हैं। तो आई होप आप सबने आंसर अटैम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए 1740 से 48 के मध्य। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला शापेल की संधि के साथ समाप्त हुआ। द फर्स्ट कर्नाटिक वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्स ला शापेल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत के युद्ध के संबंध में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासकों के बीच हुआ था। द थर्ड वार ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन द मराठा एंड अफगान रूलर्स। स्टेटमेंट 2, मराठा सेना का सेनापति विश्व राव था। द कमांडर ऑफ द मराठा आर्मी वाज विश्व राव। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। हमने ईपीएफओ के सिलेबस में यूपीएससी ने कंप्यूटर के सेक्शंस को भी अलग से ऐड किया है, तो हमने इसमें आज के मॉक टेस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं, जो जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जो कि एक सामान्य स्टूडेंट को भी पता होने चाहिए। ऐसे ही हमने एवरेज लेवल के क्वेश्चंस इसमें सेट किए हैं। तो उसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी दोनों, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा और अफगान शासकों के मध्य हुआ था और मराठा का सेनापति उस समय विश्व राव था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से बंगाल का कौन सा नवाब सबसे अंत में गद्दी पर बैठा था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी सरफराज खां, ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां, या ऑप्शन डी अलीवर्दी खां। विच ऑफ द फॉलोइंग नवाब ऑफ बंगाल असेंडेड द थ्रोन एट द एंड। तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खां, ये क्रोनोलॉजी है। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां गद्दी पर बैठे, उसके बाद शाह शुजा, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां, और अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बेसिन की संधि निम्न में से किससे संबंधित है। ट्रीटी ऑफ बेसिन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, या ऑप्शन डी प्रथम कर्नाटक युद्ध। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। बेसिन की संधि 1802 में की गई थी, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संधि के अनुसार सर्वप्रथम निम्न में से किस राज्यों को कंपनी ने अपने अधीन किया था। अकॉर्डिंग टू द सब्सिडरी ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट whom कंपनी टुक अंडर इट्स कंट्रोल। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी अवध, ऑप्शन सी तंजौर, या ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद को 1798 में कंपनी ने अपने अधीन किया था, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799। ये इसमें मंथ का फ़र्क है, डिफरेंस जो है मंथ का है। इसको पहले अधिग्रहण एक्वायर किया गया था, और तंजौर को मैसूर के बाद एक्वायर किया गया था, और सबसे लास्ट में अवध को 1801 में एक्वायर किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सुमेलित कीजिए। यहाँ 1857 के विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, एक तरफ लोकेशन दी हुई है और दूसरी तरफ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसने विद्रोह को लीड किया था उन लीडर्स का नाम दिया हुआ है। आपको इनको मैच करना है। गोरखपुर शहीद हसन, सुल्तानपुर लियाकत अली, हरियाणा राव तुलाराम, और डी इलाहाबाद गजाधर सिंह। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4132, यानी कि गोरखपुर को गजाधर सिंह ने, सुल्तानपुर को शहीद हसन, हरियाणा राव तुलाराम, और इलाहाबाद लियाकत अली, इन सब ने लीड किया था। गोरखपुर को गजाधर सिंह द्वारा लीड किया गया था, सुल्तानपुर को शहीद हसन द्वारा, हरियाणा को राव तुलाराम, और इलाहाबाद को लियाकत अली द्वारा लीड किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक किसने लिखी थी। एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, और ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। सही आंसर इसका ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय ने 1809 में एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट्स टू मोनोथीस्ट नामक पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया था।
ऑप्शन ए बंग भाषा प्रकाशक सभा, ऑप्शन बी अभिनव भारत, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या ऑप्शन डी इंडियन लीग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अभिनव भारत। बंग भाषा प्रकाशक सभा को 1836 में इस्टेब्लिश किया गया था, अभिनव भारत को 1904 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 और इंडियन लीग 1875। अब आप पता ही होगा कि 18 इस कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी मिंटो कमीशन, ऑप्शन सी हंटर कमीशन, या ऑप्शन डी क्रिप्स कमीशन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हंटर कमीशन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी दीवान चमनलाल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा दीवान चमनलाल इसके प्रथम सचिव थे। इस संघ का गठन 1920 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही कथन चुनिए। लॉरेंज वक्र आय असमानता को प्रदर्शित करता है। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में इकॉनमी का जो टॉपिक है, इकॉनमी का जो सिलेबस है, आप उसको बिल्कुल फोकस करके चलिएगा, क्योंकि इकॉनमी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और बहुत से इकॉनमी के क्वेश्चंस अकाउंट से भी ओवरलैप होते हैं। जैसे कैपिटल एसेट्स, करंट एसेट्स, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये अकाउंट से भी ओवरलैप होते हैं, तो इसको आप ज़्यादा फोकस करके चलिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही कथन चुनिए। लॉरेंज वक्र आय असमानता को प्रदर्शित करता है। द लॉरेंज कर्व शोज इनकम इनइक्वालिटी। स्टेटमेंट 2, लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन 1905 में किया गया था। द लॉरेंज कर्व वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1905। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। लॉरेंज वक्र आय असमानता यानी कि इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है, प्रदर्शित करता है, और इसका प्रतिपादन 1905 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। द फिस्कल पॉलिसी इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 2, राजकोषीय नीति का प्रभाव लागत पर पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। राजकोषीय नीति का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, और राजकोषीय नीति मांग पक्ष को प्रभावित करती है, डिमांड साइड को प्रभावित करती है। और राजकोषीय नीति को तो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और मौद्रिक नीति को किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा। हालांकि अब दोनों का ही इंटरफेयर रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इंटरफेयर इसमें रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मुद्रा का कौन सा रूप जनता के पास उपलब्ध मुद्रा को व्यक्त करता है। यानी कि कौन सी मुद्रा ऐसी है M1, M2, M3, M4 में कि जिसे जनता के पास उपलब्ध मुद्रा के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ करेंसी एक्सप्रेसेस द करेंसी अवेलेबल टू द पब्लिक। ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी M2, ऑप्शन सी M3, या ऑप्शन डी M4। ये सारी मुद्रा, इनके डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण जो पेंडेमिक आया है, इसकी वजह से इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इसलिए इन सब की डेफिनेशंस पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए M1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा पूंजी बाजार से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी वाणिज्यिक पत्र यानी कि कमर्शियल पेपर, ऑप्शन सी शेयर, या ऑप्शन डी जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आई होप आपने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है शेयर, ऑप्शन सी शेयर। शेयर जो है
ये कैपिटल मार्केट से रिलेटेड होता है, और जबकि ये सारे बाकी 3 मुद्रा बाजार से रिलेटेड हैं, यानी कि मनी मार्केट से। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि किए जाने पर निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिजल्ट इफ द रिजर्व बैंक इंक्रीज द कैश रिजर्व रेशो? बैंक की साख सृजन की शक्ति में कमी। ऑप्शन बी, तरलता में कमी यानी कि लैक ऑफ लिक्विडिटी। ऑप्शन सी, महंगाई में वृद्धि, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ऑप्शन डी, बैंक के लाभ में कमी की संभावना, द पॉसिबिलिटी ऑफ ए डिक्रीज इन द बैंक्स प्रॉफिट। तो बताइए कि अगर कैश रिजर्व रेशो CRR को में वृद्धि की जाएगी सेंट्रल बैंक द्वारा, तो इसका क्या परिणाम निम्न में से नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है महंगाई में वृद्धि। महंगाई में वृद्धि नहीं होगी। इसका ये सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं इकोनॉमी CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो। जब इसकी वृद्धि की जाती है, जब इसमें इंक्रीमेंट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है अभी परसेंटेज जैसे 3% रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशो रखा जाता है कमर्शियल बैंकों के पास। तो अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा, कमर्शियल बैंक अपना कैश रिजर्व रेशो 3% RBI के पास रखते हैं। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए 10% कर दिया जाए, तो बैंकों के पास उपलब्ध पूंजी की कमी हो जाएगी, जो कि वो मार्केट में सर्कुलेट करती है, उस पूंजी की कमी हो जाएगी। जब पूंजी की कमी होती है तो मार्केट में इन्फ्लेशन गिरता है, यानी कि डिफ्लेशन आता है, महंगाई में कमी आती है। और इसी तरह अगर इसको कम कर दिया जाए, 3 की जगह 1% या 2% CRR को कर दिया जाए, तो अब बैंकों के पास पूंजी ज़्यादा उपलब्ध रहेगी। तो जब ज़्यादा उपलब्ध रहेगी तो इंटरेस्ट पर ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को। इस तरह मनी मार्केट में सर्कुलेट होगी। जब मनी मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेट होगी तो महंगाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। व्हेन वर द रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप बहुत से लोगों को स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ये सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। रूरल बैंकों की जो स्थापना की गई थी वो सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए की गई थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो कि रिमोट एरियाज में रहने वाले लोग हैं, वो जो बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड अवेल नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसका सही ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1992। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1975। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सही कथन चुनिए। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 50% पर मैदानी भाग का विस्तार है। स्टेटमेंट 2, भारत का पठारी क्षेत्र कुल क्षेत्र का विस्तार मैदानी क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम है। भारत के पठारी क्षेत्र का विस्तार मैदानी क्षेत्र की अपेक्षाकृत कम है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, प्लेन एरिया स्प्रेड ओवर 50% ऑफ इंडियाज टोटल जोग्राफिकल एरिया। स्टेटमेंट 2, द प्लेट्यू एरिया ऑफ इंडिया इज कंपेरेटिवली लेस देन दैट ऑफ द प्लेन एरिया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 43% पर मैदानी भाग का विस्तार है, यानी कि प्लेन्स कितने एरियाज़ पर है? 43% एरियाज़ पर, और 30% एरिया पर पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार है, और बाकी बचे पर पठारी क्षेत्रों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। जवादी, नल्लामाला, शेवराय। ऑप्शन है 1 2 3, ऑप्शन बी 2 1 3, ऑप्शन सी 3 2 1, या ऑप्शन डी 2 3 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 1 3, यानी कि सबसे पहले नल्लामाला, उसके बाद जवादी और उसके बाद शेवराय। यानी कि सबसे उत्तर में नल्लामाला स्थित है, उसके बाद जवादी, उसके बाद शेवराय स्थित है। आंसर है 2 1 3। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध पर्वतीय नगर शिमला किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? द फेमस माउंटेन टाउन ऑफ शिमला इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? ऑप्शन ए धौलाधर, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी शिवालिक, या ऑप्शन डी महाभारत। बहुत इजी क्वेश्चन।
आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धौलाधर। ये धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक साइड प्रमुख दर्रे हैं यानी कि मेजर पासेस, और दूसरी साइड इनकी अवस्थिति यानी कि लोकेशन है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, जेलेपला दर्रा सिक्किम, बोमडिला दर्रा उत्तराखंड और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। अब हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा उत्तराखंड में स्थापित लोकेटेड ना होकर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हमने इस ऑप्शन में क्या था, उत्तराखंड में नहीं है बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, एल नीनो पेरू के तट पर स्थित एक गर्म जल धारा है। एल नीनो इज ए हॉट वाटर करंट फ्लोज इन द पेरुवियन कोस्ट। स्टेटमेंट 2, ला नीना के प्रभाव से भारत में वर्षा में कमी आती है। ड्यू टू ला नीना देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल इन इंडिया। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। एल नीनो पेरू के तट पर स्थित गर्म जलधारा है और ला नीना के प्रभाव से भारत में पर्याप्त वर्षा होती है। ला नीना एल नीनो की विपरीत संकल्पना है। जब एल नीनो का इवेंट होता है तो एल नीनो की वजह से मानसून शिफ्ट हो जाता है पेरू के तट पर, और ला नीना की तरफ, ला नीना का जब इवेंट होता है तो ला नीना की वजह से भारत में मानसून की वृद्धि हो जाती है, यानी कि बारिश ज़्यादा पड़ती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र के अंदर समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द लाइन ज्वाइनिंग सिमिलर प्लेसेस इनसाइड द सी इज कॉल्ड। ऑप्शन ए आइसोहेलाइन, ऑप्शन बी आइसोथर्म, ऑप्शन सी आइसोनिफ और ऑप्शन डी आइसोबाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आइसोबाथ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विश्व की जनजातियां हैं और दूसरी साइड इनका निवास स्थान। पहला है मसाई पूर्वी अफ्रीका, हैमिड्स पश्चिमी अफ्रीका, जुलू दक्षिणी अफ्रीका, माओरी न्यूजीलैंड। हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हैमिड्स पश्चिमी अफ्रीका, जबकि हैमिड्स जनजाति उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका जो सहारा डेजर्ट का एरिया है, सहारा डेजर्ट का जो एरिया है उस एरिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी झील पूर्णतया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज कम्प्लीटली लोकेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ऑप्शन ए इरी, ऑप्शन बी ऑन्टेरियो, ऑप्शन सी मिशिगन या ऑप्शन डी सुपीरियर। आपको पता होगा कि इन लेक्स को 5 फिंगर्स कहा जाता है। ये 5 लेक्स हैं, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, सुपीरियर और एक और है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सुपीरियर, इरी, ऑन्टेरियो, मिशिगन, ह्यूरन एक है ह्यूरन। इन पांच में से ज़्यादातर कनाडा और यूएसए दोनों के बॉर्डर शेयर करती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी झील केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है, और वो यानी कि उसका जो एरिया है कनाडा में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मिशिगन। शेष तीनों झीलों का भौगोलिक क्षेत्र कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। वो दोनों में ही आप देखेंगे कि ईस्टर्न कोस्ट की साइड, अटलांटिक तट की साइड ये पांचों झीलें फैली हुई हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन में और एक ह्यूरन है, ह्यूरन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए स्थल यानी कि लैंड, ऑप्शन बी वायु यानी कि एयर, ऑप्शन सी पादप प्लांट या ऑप्शन डी जल वाटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पादप। जैविक घटक के अंतर्गत पादप मनुष्य सहित जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह द्विदिशीय होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज बाई डायरेक्शनल। स्टेटमेंट 2, इसे 50% का नियम भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड 50% रूल। ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और इसे 10% का नियम कहते हैं, इसे 50% का नियम नहीं कहते हैं, बल्कि 10% का नियम कहते हैं, क्योंकि एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ऊर्जा का केवल 10% का ही ट्रांसफ़र होता है। एक लिविंग एनिमल से दूसरा लिविंग एनिमल में ऊर्जा का केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता है, और बाकी 90% ऊर्जा वो वेस्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी अमोनिया, या ऑप्शन डी परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी प्लास्टिक। प्राथमिक प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में रहकर ही प्रदूषण फैलाते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आर पॉल्यूटेंट्स दैट स्प्रेड पॉल्यूशन बाय बीइंग इन देयर ओरिजिनल फॉर्म इन नेचर। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मापदंड में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज इंक्लूडेड शामिल है इज इंक्लूडेड इन द नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स? PM10, PM 2.5 यानी PM पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ओजोन और सीसा। ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 2 और 3, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे ही नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस प्रकार का रेडिएशन कणों का स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पार्टिकल्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन हेल्थ? हैज़ नो नेगेटिव इफेक्ट होना चाहिए, नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी बीटा कण, ऑप्शन सी गामा पार्टिकल, या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फा कण। अल्फा कणों का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पर या प्लांट या एनिमल हेल्थ पर, किसी भी लिविंग हेल्थ पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस तापमापी द्वारा सबसे अधिक तापमान परास को मापा जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर कैन मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर रेंज? ऑप्शन ए डॉक्टरी तापमापी क्लिनिकल थर्मोमीटर, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस तापमापी नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस तापमापी हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, ऑप्शन डी तापयुग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तापयुग्म तापमापी। इस तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेंटीग्रेड से -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापा जा सकता है। यानी कि इसकी परास जो है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मापने की क्षमता की इसकी परास होती है, यानी कि रेंज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अवतल लेंस के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्केव लेंस। स्टेटमेंट 1, ये बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। इट इज़ थिन इन द मिडिल एंड थिक एट द एजेस। बीच में पतला और किनारों पर मोटा, यानी कि कुछ इस शेप का होता है, ऐसा इसमें स्टेटमेंट में बताया गया है। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जेंट लेंस। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। हमें इसमें सही स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट लेंस, और ये अवतल लेंस किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। इस तरीके से होता है, ये इस तरह का कुछ अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस ध्वनि की तीव्रता सर्वाधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड? ऑप्शन ए जोर से बातचीत, यानी कि लाउड कन्वर्सेशन, ऑप्शन बी ट्रक की ध्वनि ट्रक साउंड, ऑप्शन सी कारखाने की ध्वनि यानी कि फैक्ट्री साउंड, और ऑप्शन डी गुस्से में बातचीत एंग्री कन्वर्सेशन।
तो इनमें से किस ध्वनि की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कारखाने की ध्वनि, फैक्ट्री साउंड। ज़ोर से बातचीत जो की जाती है, लाउड कन्वर्सेशन, इसकी तीव्रता 60 से 70 डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। ट्रक की ध्वनि की 90 से 100 डेसिबल, कारखाने की ध्वनि 100 से 110 डेसिबल की इंटेंसिटी होती है, और गुस्से में बातचीत यानी कि एंग्री कन्वर्सेशन की जो तीव्रता होती है वो 70 से 80 डेसिबल की होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर? ऑप्शन है कांच यानी कि ग्लास, ऑप्शन बी चिकनी मिट्टी क्ले, ऑप्शन सी जर्मेनियम, और ऑप्शन डी रेशम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जर्मेनियम। शेष तीनों अचालक के उदाहरण हैं यानी कि नॉन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, जिसे इंसुलेटर्स भी कहते हैं। जो अचालक होते हैं यानी कि कुचालक, उनसे इंसुलेटर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अधातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉन मेटल इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन ए इनका घनत्व प्रायः कम होता है, देयर डेंसिटी इज यूजुअली लो। ऑप्शन बी इनका गलनांक प्रायः कम होता है, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज यूजुअली लो। ऑप्शन सी किसी भी प्रकार के अधातु में कोई चमक नहीं होती, देयर इज नो शाइन इन एनी टाइप ऑफ नॉन मेटल। ऑप्शन डी अधातुएं आपस में मिलकर मिश्र धातु नहीं बनाते हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट फॉर्म एलॉय विद ईच अदर। तो इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी प्रकार के अधातु में कोई चमक नहीं होती। इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट और हीरा, ग्रेफाइट और हीरा और आयोडीन, ये इन सब में अधातु होने के बावजूद भी चमक होती है। हीरा एक अधातु है, ग्रेफाइट भी इसी तरह एक अधातु है, लेकिन इनमें चमक होती है, ये एक एक्सेप्शन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36। अब हमारा पॉलिटिकल सेक्शन शुरू हो गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन है इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, द गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बाय दिस एक्ट। ऑप्शन बी इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाटा इन 1774 अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, द सुप्रीम कोर्ट हैड 1 चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस। ऑप्शन डी इस अधिनियम ने कर्मचारियों के निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी, द एक्ट प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयज फ्रॉम डूइंग प्राइवेट बिजनेस। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय में एक न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे, जबकि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अंडर दिस एक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैड 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 14 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एक तरफ अनुच्छेद है, आर्टिकल्स हैं, और दूसरी तरफ उनके प्रोविजंस हैं यानी कि प्रावधान दिए हुए हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 16 सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर से संबंधित है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। ऑप्शन बी आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की अनुमति देता है यानी कि परमिशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस मैटर्स। ऑप्शन सी सरकारी संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने पर रोक लगाता है, प्रोहिबिशन ऑन गिविंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ऑप्शन डी आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार प्रदान करता है यानी कि गिव्स एवरीवन द राइट टू फॉलो देयर रिलीजन। तो हमें इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 27 सरकारी संस्थानों में धार्मिक निर्देश देने पर रोक, जबकि इसका सही प्रोविजंस क्या है? आर्टिकल 27 किसी भी धर्म विशेष को कर देने के लिए बाध्य किए जाने पर रोक लगाता है यानी कि आर्टिकल 27 इज रिलेटेड टू प्रोहिबिशन ऑन बीइंग कंपेल्ड टू पे टैक्स
टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को टैक्स देने पर जोर देने से रोकता है, यानी कि ज़बरदस्ती जबरन टैक्स वसूलने से किसी भी धर्म के अनुयायियों को, किसी भी धर्म विशेष के अनुयायियों को कर देने की या ना देने की छूट प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान में आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान किस देश से, के संविधान से लिया गया है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी आयरलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता यानी कि पैरिटी का वर्णन किया गया है? इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैरिटी आर डिस्क्राइब्ड? आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है यानी कि प्रीएम्बल है वो आपको एकदम टिप पर रटी हुई होनी चाहिए, वर्ड बाय वर्ड। एक भी वर्ड शफल नहीं होना चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत एग्जाम्स में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी इंटरव्यू में भी कभी कभी प्रीएम्बल पूछ ली जाती है। इंटरव्यू के अंदर आप बहुत से स्टूडेंट्स को देखेंगे जिनसे प्रीएम्बल ही पूछ ली जाती है कि प्रीएम्बल सुन ली जाती है कि प्रीएम्बल बताइए कॉन्स्टिट्यूशन की, और बहुत से बच्चों को नहीं पता होती है और इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2। संविधान में प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस डिग्निटी एंड पैरिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इन दो समता की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न राज्यों को उनके गठन के समय के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन। गोवा, सिक्किम, नागालैंड, हरियाणा। आई होप आप सबने आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है 3, 4, 2, 1। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, सिक्किम को 1975 में, नागालैंड 1963 और हरियाणा 1966 में राज्य बनाया गया। तो इसमें सबसे पहले 1963 3, फिर 4 हरियाणा, उसके बाद 2 सिक्किम और उसके बाद सबसे लास्ट में गोवा। अगला क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से सही कथन चुनिए। स्टेटमेंट 1, भारत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामनंदन समिति का गठन किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड रामनंदन कमेटी टू आइडेंटिफाई क्रीमी लेयर अमंग अदर बैकवर्ड क्लासेस। स्टेटमेंट 2, इस समिति का गठन 1983 में किया गया था। दिस कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1983। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। इस समिति का गठन 1993 में किया गया था, ना कि 1983 में। स्टेटमेंट में बताया गया है 1983 और ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। क्रीमी लेयर की पहचान के लिए भारत सरकार ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रामनंदन समिति का गठन किया था 1993 में। अगला क्वेश्चन नंबर 43। ये हमारा कंप्यूटर का सेक्शन शुरू हो रहा है जो कि EPFO के सिलेबस में पूछा जाएगा। डिवाइस या फिर इन द ब्लैंक से डिवाइस मनुष्यों द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। द डिवाइस कन्वर्ट्स द डेटा एंड प्रोग्राम्स अंडरस्टूड बाय द ह्यूमंस इनटू द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस। ऑप्शन ए प्रिंटिंग, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी इनपुट या ऑप्शन डी मॉनिटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर समझता है। यानी कि इनपुट डिवाइस कौन सा है? जैसे कि आपका कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जब भी आप कोई की प्रेस करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो आप इनपुट उसी फॉर्म में देते हैं ना, जो चीज़ आप समझते हैं, जो आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, उसी के रूप में आप इनपुट कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर को देते हैं। लेकिन उस फंक्शंस को कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके कंपाइल करके उसे समझता है। अगला क्वेश्चन नंबर 44। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्हाट प्रिंसिपल डज ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क ऑन? ऑप्शन ए गणना कैलकुलेशन, ऑप्शन बी मापन मेजरमेंट, ऑप्शन सी विद्युत इलेक्ट्रिकल यानी ऑप्शन डी लॉजिकल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गणना कैलकुलेशन के आधार पर
डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस इज? ऑप्शन ए स्टोरेज, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी इनपुट। आगे से हम अपने मॉक टेस्ट में थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐड करेंगे कंप्यूटर के भी और अदर सब्जेक्ट्स के भी, ताकि आपको थोड़ा एग्ज़ाम वाला फीलिंग आए। हालांकि हमने जो जीएस के क्वेश्चन सेट किए हैं वो लगभग एडवांस लेवल ही किए हैं, जो कि आप इजी की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, लेकिन मॉडरेट टू एडवांस हमने लेवल के ही क्वेश्चन ऐड किए हैं। लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन इजी इसलिए हमने इसमें सेट किए हैं ताकि आपको पहले टेस्ट में परेशानी ना हो। आगे से हम इसमें थोड़े थोड़े एडवांस करते जाएंगे, इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनपुट। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, जो डिवाइस सूचना संग्रहित करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? द डिवाइस दैट स्टोर इंफॉर्मेशन एंड विच कंप्यूटर्स यूज टू डू वर्क आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर डिवाइस, ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका बहुत ईजी आंसर है ऑप्शन डी स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा क्या फंक्शन होता है, तीसरी क्या कंपोनेंट होता है? सीपीयू कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, मेमोरी एंड तीसरी यूनिट हमें बताना है, तीसरा कंपोनेंट बताना है माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें, या अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, या ऑप्शन सी आउटपुट होता है, या डी इनपुट होता है। तो इसमें ऑप्शन बी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि ALU होता है। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मेमोरी सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, मेमोरी, दूसरा ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज़ यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स? ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी न्यूमरल सिस्टम, दशमलव अंक पद्धति, डेसिमल न्यूमरल सिस्टम, ऑप्शन सी अनुरूप गणना पद्धति, एनालॉग कैलकुलेशन मेथड, या ऑप्शन डी उपर्युक्त तीनों, ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी न्यूमरल मेथड, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में ही कंप्यूटर आंकड़ों को समझता है और रिसीव करता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक भागीदारी समझौता किया है? यहाँ से हमारे करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हुए हैं। हमने लास्ट ईयर सितंबर से लेकर अब तक के हम करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले हमने मॉक टेस्ट 1 में जो 3, 4, 5 क्वेश्चंस ऐड किए थे वो सितंबर मंथ के थे, और इसमें हमने अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को लिया है। इसी तरह हम आगे मॉक टेस्ट में अगले मंथ्स के, उसके अक्टूबर के बाद के मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। रिसेंटली इंडिया हैज़ एंटर्ड इनटू ए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी नीदरलैंड। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के साम्राज्य ने, डेनमार्क साम्राज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ किंगडम ऑफ डेनमार्क भारत को स्थायी समाधान देने के लिए हरित रणनीतिक साझेदारी शुरू की है। साझेदारी में आर्थिक संबंध, हरित विकास और जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अभ्यास बोंगो सागर के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज बोंगो सागर। ऑप्शन ए स्टेटमेंट ए 1, ये एक नौसेना अभ्यास है जो भारत और सोमालिया के बीच आयोजित किया जाता है। इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड सोमालिया। स्टेटमेंट 2, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सोमालिया के समुद्री लुटेरों से निपटना है। दिस मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू डील विद सोमालियाज पायरेट्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच 3 अक्टूबर 2020 को बंगाल की खाड़ी की उत्तरी सीमा में शुरू हुआ था। द सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज बोंगो सागर bilateral naval exercise between India and Bangladesh was commenced in northern Bay of Bengal on 3 अक्टूबर 2020। इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री अभ्यास और व्यापक स्पेक्ट्रम के संचालन के माध्यम से अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। इट्स एम टू डेवलप इंटर ऑपरेबिलिटी
एंड जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स थ्रू द कंडक्ट ऑफ ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम एक्सरसाइज एंड ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में चर्चा में रहा पाकुर शहद के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाकुर हनी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। स्टेटमेंट 1, ये झारखंड राज्य में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ झारखंड। स्टेटमेंट 2, इस शहद को झारखंड राज्य की गोंड जनजाति द्वारा इकट्ठा किया जाता है। दिस हनी इज कलेक्टेड बाय द गोंडा ट्राइब ऑफ झारखंड स्टेट। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। हाल ही में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री ट्राइफेड और ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से पाकुर शहद को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। ये 100% प्राकृतिक शहद है। इट इज़ 100% नेचुरल हनी विच इज़ मल्टीफ्लोरल फॉरेस्ट फ्रेश गैथर्ड बाई संथाल ट्राइब्स, यानी कि संथाल ट्राइब्स एंड वल्नरेबल पहाड़िया ट्राइब्स फ्रॉम पाकुर झारखंड। इसे संथाल आदिवासियों और दुर्लभ पहाड़िया जनजाति द्वारा, पहाड़िया एक जनजाति का नाम है, पहाड़िया जनजाति और संथाल आदिवासियों द्वारा इकट्ठा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। सावंतवादी खिलौने कहाँ पाए जाते हैं? वेयर आर द सावंतवादी टॉयज फाउंड? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। उसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत में पोस्ट कार्ड के 151 वर्षों के अवसर को चिन्हित करने के लिए महाराष्ट्र सर्कल ऑफ इंडिया पोस्ट ने सावंतवादी खिलौने 1 अक्टूबर पर चित्र पोस्ट कार्ड जारी किए हैं। To mark the occasion of 151 years of postcards in India, Maharashtra Circle of India Post has released pictures postcard on Savantwadi toys. It refers to handmade works of art made of wood in Savantwadi, a town in Sindhudurg district of Maharashtra. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। शौर्य मिसाइल के संदर्भ में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शौर्य मिसाइल। स्टेटमेंट 1, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट 2, यह सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इट इज़ सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। हाल ही में भारत ने ओडिशा के तट पर परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि इट इज सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल। शौर्य कम दूरी की पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका का भूमि संस्करण है, जिसकी मारक क्षमता कम से कम 750 किलोमीटर है। यानी शौर्य इज़ अ लैंड वेरिएंट ऑफ शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल K-15 सागरिका विच हैज़ ए रेंज ऑफ एटलीस्ट 750 किलोमीटर्स। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। स्वामित्व योजना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्व स्कीम। स्टेटमेंट 1, इस योजना को फरवरी 2021 में भूमि अभिलेखों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। दिस स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन February 2021 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग लैंड रिकॉर्ड्स अवेलेबल। स्टेटमेंट 2, इस योजना को अगले 4 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। दिस स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट 4 years इन अ फेज्ड मैनर अक्रॉस इंडिया। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण भारत को बदलने के लिए 11 अक्टूबर 2020 को स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण शुरू किया। स्वामित्व योजना जिसे अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरेलू मालिकों के अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। इस योजना को 4 साल की अवधि में पूरे देश में लागू किया जा रहा है और ये देश के लगभग 6.62 लाख गाँवों को कवर करेगी, यानी कि 2020 से 2024 तक ये लागू 4 साल में फेज वाइज मैनर में लागू होगी और पूरे इंडिया में 4 साल में इसको कवर, पूरे इंडिया के गाँवों को कवर किया जाएगा। लेकिन ये स्टार्ट कब हुई थी? 2020 में, और स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था? 2021। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। स्टार्स प्रोग्राम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टार्स प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग?
ऑप्शन ए अंतरिक्ष में अन्य आकाश गंगाओं की खोज करना, एक्सप्लोरिंग अदर गैलेक्सीज इन स्पेस। ऑप्शन बी स्कूली शिक्षा परिणामों के विकास और सुधार में राज्यों का समर्थन करना, टू सपोर्ट स्टेट्स इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन आउटकम्स। ऑप्शन सी बच्चों में विज्ञान की रुचि पैदा करना, टू इनकलकेट इंटरेस्ट इन साइंस इन चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑफ साइंस इन चिल्ड्रन। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्कूली शिक्षा परिणामों के विकास और सुधारों में राज्यों का समर्थन करना। यानी कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स परियोजना को मंजूरी दी है। इस योजना को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित जिसमें सेंट्रल का कुछ फाइनेंशियल ऐड देगी और बाकी शेयर जो होगा स्टेट गवर्नमेंट का होगा, लागू किया जाएगा। ये स्कूली शिक्षा परिणामों के विकास और सुधार में राज्यों का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य इट्स एम्स टू सपोर्ट द स्टेट्स इन डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग स्कूल एजुकेशन आउटकम्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लेखांकन के उद्देश्य हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। स्टेटमेंट 1 व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, कीपिंग ट्रैक ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लाभ हानि की गणना करना, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वित्तीय स्थिरता को प्रदर्शित करना, डेमोन्स्ट्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। हमें बताना है कि कौन से इसमें से लेखांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। लेखांकन के ये सारे ही उद्देश्य व्यावसायिक लेन देनों का हिसाब रखना, लाभ हानि की गणना करना, वित्तीय स्थिरता को प्रदर्शित करना और उपयोगकर्ताओं को समय पर सूचना उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से कौन सा स्थायी परिसंपत्तियों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट को ही नॉन करंट एसेट्स कहा जाता है। भवन यानी कि बिल्डिंग, देनदार डेप्टर्स, मशीनरी यानी कि प्लांट्स या मशीनरी, स्टॉक और संयंत्र यानी कि प्लांट। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 5, ऑप्शन बी 1, 3, 5, ऑप्शन सी 2 और 4 या ऑप्शन डी 2, 3, 4, 5। तो इसमें से कौन सा स्थायी परिसंपत्ति का उदाहरण है, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड एसेट का, फिक्स्ड एसेट्स का उदाहरण कौन सा है? सही आंसर है 1, 3, 5। 1, 3, 5 यानी कि भवन, बिल्डिंग, मशीनरी और प्लांट, ये सारे फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट के उदाहरण हैं। इसकी परिभाषा क्या है? स्थायी परिसंपत्तियाँ यानी कि नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट, ये वो परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें लंबी अवधि के लिए रखा जाता है, जैसे भवन, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर आदि। इन परिसंपत्तियों को व्यवसाय की साधारण प्रचालन में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ द एसेट्स विच आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड सच एज बिल्डिंग्स, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एट्सेट्रा। दीज एसेट्स आर यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। फिर होती है चालू परिसंपत्तियाँ जिसे करंट एसेट्स कहा जाता है। ये वो परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें अल्प अवधि के लिए रखा जाता है, जैसे देनदार यानी कि डेप्टर्स, स्टॉक, रोकड़ यानी कि कैश और बैंक शेष यानी कि बैंक बैलेंस। करंट एसेट इट इज़ द एसेट्स विच आर केप्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड सच एज डेप्टर्स, स्टॉक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस एट्सेट्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। दीर्घकालिक देयताओं की अवधि सामान्यतः कितने समय की होती है? हाउ लॉन्ग इज द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 1 वर्ष के भीतर या ऑप्शन सी 1 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी 5 वर्ष के बाद। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी 1 वर्ष के बाद। दीर्घकालिक देयताएं कौन सी होती हैं? ये वो देयताएं हैं जिनका भुगतान सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाता है, जैसे किसी वित्तीय संस्था से दीर्घकालिक ऋण यानी कि किसी बैंक से लॉन्ग टर्म लोन या किसी कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्र यानी कि बॉन्ड इशूड बाय एनी कंपनी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, दीज आर द लायबिलिटीज विच आर यूजुअली पेड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अल्पकालिक देयताएं कौन सी होती है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, ये वे देयताएं हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से सही कथन चुनिए। पहला है स्टेटमेंट, भत्ता सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक भत्ता तथा नकद कटौती भत्ता। डिस्काउंट इज जनरली ऑफ 2 टाइप्स, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। स्टेटमेंट 2 नकद कटौती थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दिया जाता है। द कैश डिस्काउंट इज गिवन बाई होल सेलर्स टू रिटेलर्स। इसमें से हमें सही कथन चुनना है।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। व्यापारिक बट्टा और नकद बट्टा, इन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। व्यापारिक बट्टा जिसे ट्रेड डिस्काउंट भी कहते हैं, ये साधारणतः विनिर्माताओं द्वारा थोक व्यापारियों को एवं थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर विक्रेताओं को दिया जाता है। यानी कि जो हमें डेफिनेशन नकद कटौती की यानी कि कैश डिस्काउंट भी दी गई है, वो सही मायनों में व्यापारिक डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की परिभाषा है। और नकद कटौती किसे कहते हैं? वस्तुओं के उधार विक्रय पर देनदार आदि यदि भुगतान तिथि या उससे पहले देय राशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें देय राशि पर छूट भी दी जा सकती है। यह कटौती देय राशि पर भुगतान कटौती के समय दी जाती है। नकद कटौती एक प्रोत्साहन है जो देनदारों को तुरंत भुगतान के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन। इनमें से निम्न में से सही कथन चुनिए। लेखांकन स्टेटमेंट 1, लेखांकन की परिभाषा में स्टॉक से अभिप्राय किसी व्यवसाय में किसी भी समय उपलब्ध माल या भंडारण से है। इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, स्टॉक मीन्स द गुड्स और स्टोरेज अवेलेबल एट एनी टाइम इन अ बिजनेस। स्टेटमेंट 2, व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई धनराशि आहरण कहलाती है, यानी कि ड्राइंग्स कहलाती है। ड्राइंग्स कहलाती है। द अमाउंट विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इन बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। इसमें आहरण और स्टॉक की परिभाषा देख लेते हैं। आहरण व्यवसाय में स्वामी द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नकद धनराशि या वस्तुएं आहरण कहलाती हैं, यानी कि ड्राइंग्स आर विड्रॉल्स ऑफ और कैश और आइटम्स विदड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज इन द बिजनेस। और स्टॉक एक व्यापारिक इकाई में स्टॉक से अभिप्राय उस माल से है जो लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बाकी रह गया है। यानी कि लेखांकन वर्ष जो होता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो 31 मार्च को जो स्टॉक बचा रह गया है वही लेखांकन का स्टॉक कहलाता है। लेखांकन वर्ष में अंतिम दिन बिना बिका रह गया स्टॉक, इसे अंतिम स्टॉक या अंतिम स्कंध भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट स्टॉक और लास्ट स्टॉक। स्टॉक इन अ ट्रेडिंग यूनिट मीन्स गुड्स दैट रिमेन अनसोल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो आज के लेक्चर में हमारे इतना ही। अगले लेक्चर से हम थोड़े कंप्यूटर के और अकाउंटिंग के एडवांस क्वेश्चन लाएंगे और साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉस के भी एडवांस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस के हालांकि हमने इस मॉक टेस्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किए हैं, लेकिन अगले मॉक टेस्ट से हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ सोशल सेक्टर स्कीम्स की हम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें इन अकाउंट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इन तीनों के नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।